अब तेजस्वी यादव का नया बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जो गुजराती है वो ठग है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, क्या कहेंगे तेजस्वी यादव के बयान पर? एक उप मुख्यमंत्री के स्तर का व्यक्ति इस ढंग से उलूल जलूल असंतुलित बयान दे रहा है, इसका मतलब अंदर से परेशानी है। अगर लगता है कि कोई गुजराती ठग है तो आपके पास भी वकील हैं, आपको कोर्ट में जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये स्टेटमेंट एक उप मुख्यमंत्री के नाते आपत्तिजनक है, गुजरातियों का अपमान है कंप्लीट। बिहार के लोग इतनी भारी संख्या में गुजरात में काम करते हैं, अगर बिहार का उप मुख्यमंत्री गुजरातियों को ठग कहता है और वहां कोई समस्या, आज तक बिहारियों को गुजरात में कोई समस्या नहीं हुई काम करने में। आप गुजरात में प्रवेश करते हैं, शुरू से अंत तक आप देखिए बिहार के लोग कितनी भारी संख्या में, लोगों ने कॉलोनियां बसा लिया है, अलग अलग सांस्कृतिक सामाजिक संगठन बना के काम कर, फैक्ट्रियां लगाई हैं, वहां से बिहार में भारी मात्रा में पैसे आ रहे हैं परिमाण में। वहां का उप मुख्यमंत्री एक स्टेट को इस प्रकार से गालियां देगा तो बिहारियों की क्या चिंता है? इनको ये भाषा बोली जाती है, इस प्रकार की भाषा बोली जाएगी। कल अगर बिहारियों के खिलाफ कोई गुजराती कुछ करता है तो कौन जिम्मेवार होगा? पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर वो बता रहे हैं तो गुजराती को कौन सा ठग है? अगर उन्होंने कहा है कि LIC का पैसा जा रहा है, LIC ने बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था कि जितना पैसा हमने देश भर में निवेश किया हुआ है उसका केवल 1% से थोड़ा ज़्यादा पैसा हमारा अडानी की कंपनी में, अडानी इंटरप्राइजेस में है, और उसमें भी हम जितना हमने लगाया है उससे ज़्यादा हम मुनाफा ले चुके हैं और आज भी हम वहाँ घाटे में नहीं है। तो LIC के जो स्टेटमेंट, LIC से ज़्यादा तेजस्वी यादव को जानकारी है। और जो आपने प्रश्न किया है, गुजरात से बड़े महान लोग हुए हैं। 77 में उनके पिताजी 77 में JP मूवमेंट में लड़े थे। मोरारजी देसाई उसके बड़े नेता थे। मोरारजी देसाई गुजरात के ही प्राइम मिनिस्टर है। महात्मा गांधी तो और भी बड़े नाम है। वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात के ही रहे हैं। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी गुजरात के रहे हैं। तो ये भाषा कोई बिहार सब सारी समस्याएं जो है जगह जगह बिहारियों पर, कहाँ महाराष्ट्र में हमले होते हैं, साउथ में हमले हुए हैं, पंजाब में समस्या हुई है। क्या उप मुख्यमंत्री कोई आइडिया नहीं है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं? आपको सरकार का विरोध करना है कि आप बिहारी गुजराती की लड़ाई करेंगे आप? अच्छा। ये बहुत भयानक है और बहुत चिंताजनक है, गैर जिम्मेवार है, और अगर आगे कुछ होता है तो इसके लिए तेजस्वी यादव जिम्मेवार होंगे। अवधेश जी, आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे एक बात बताइए। मनीष कश्यप है, वो तमिलनाडु जाते हैं, कहा जाता है कि हिंदी भाषा बोलने पर वहाँ पे जो बिहार के मजदूर गए थे उनको मारा गया। उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई जो दो राज्य है उसके बीच में मनीष कश्यप की जो रिपोर्ट थी वो तनाव पैदा कर रही थी। आपको नहीं लगता वही ये जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है तो ये कौन सा बयान फूल खिला रहा है? नहीं, अगर तमिलनाडु पुलिस ने FIR दर्ज किया होगा तो इनको अरेस्ट करके तमिलनाडु भेजा जाना चाहिए था। बाकी मैं निजी तौर पर मनीष कश्यप को जानता नहीं हूँ। यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे लोग बहुत बात बोलते हैं, मैं उनके पक्ष और विपक्ष में कभी बोलता नहीं हूँ। मुझे उसकी घटना की जानकारी नहीं है क्योंकि मैं भी तमिलनाडु जाता आता रहता हूँ। तमिलों में हिंदी भाषा को लेकर के एक पुराने समय से एक घृणा, बैर और का भाव रहा है। वो समस्याएं रही हैं, हिंदी जानते हुए भी वो नहीं बोलते हैं। और पिछले कुछ सालों में हिंदी भाषियों की बहुत बड़ी संख्या तमिलनाडु में जगह जगह, पहले आपको नहीं मिलते थे, अब हिंदी के पोस्टर तमिलनाडु में, चेन्नई तक में मैंने हिंदी के पोस्टर देखे हैं। और हिंदी में धीरे धीरे काम करने लगा है। हिंदी के अखबार वहाँ बिकने लगे हैं। एक अखबार कर्नाटक का था, उसने जो है वहाँ 2 जगह से उसको हिंदी में निकाला है और 2 जगह में वहाँ लिखने वाले के पास फ़ोन आ रहे हैं। यहाँ के कई अखबार आपको जैसे पत्रिका है वहाँ छप रही है, पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स, सब अखबार हिंदी के वहाँ मिलने लगे हैं। तो हिंदी का एक वातावरण है और उसमें यह भी सच है कि वहाँ तमिलनाडु के लोग लड़के भी वहाँ हिंदी के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, सीखते हैं कि हिंदी के बगैर तो एक वातावरण बदला है। उसमें संभव है जो पॉलिटिक्स हिंदी के विरोध के नाम पर करते हैं वो कहीं लड़ाई हुई हो, अगर उसको मनीष कश्यप ने अगर उठाया है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। अब मुझे नहीं लगता है कि मैंने अभी तक तमिलनाडु सरकार के किसी बड़े मंत्री के स्तर पर जो तेजस्वी यादव के कहीं भी मनीष कश्यप के बारे में कोई बयान मैंने सुना नहीं है। अगर तमिलनाडु को प्रॉब्लम होती तब तो बिहार की प्रॉब्लम समझ में आती है। तमिलनाडु को प्रॉब्लम नहीं हुई तो बिहार को क्या प्रॉब्लम है? ये क्या बिहार में तमिल है कि बिहार में लड़ाई हो जाती है? अगर लड़ाई भी होनी है, वहाँ दंगे भी होंगे तो तमिलनाडु में होंगे। तो चिंता से होनी चाहिए। हो गई ना, सत्ता से सवाल पूछ ले। आपको अर्नब गोस्वामी वाला मैटर याद होगा, उन्होंने सवाल पूछा था, सत्ता से उनको भी जेल जाना पड़ा था। नहीं, मैं इस पर अर्नब गोस्वामी और बाकी चीज़ों पर मैं नहीं बोलूँ। मेरा इतना ही कहना है कि निश्चित रूप से वो उस लड़के को अरेस्ट करने के पीछे कोई दूसरा कारण होगा
क्योंकि जहां का दोष होता है पहला एफआईआर वहां होता है। तमिलनाडु के सरकार ने बिहार की सरकार से शिकायत की हो, या तमिलनाडु से कोई आकर बिहार में एफआईआर किया हो, या तमिलनाडु में कोई खिलाफ कि भविष्य में दंगा भड़काने का हो तो तमिलनाडु की पुलिस आई होती, मैं साफ कह रहा हूं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि इसके कुछ राजनीतिक मायने रहे हैं। जो मेरी जानकारी है कि हो सकता है कि आने जो बिहार का एक वातावरण राजनीति का बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इस समय चुनौती दे रही है, अकेले वो उपचुनाव जीत गई है। जो वोट पहले फॉरवर्ड कास्ट के धीरे धीरे तेजस्वी की ओर मुड़े थे, बीजेपी से गुस्सा था क्योंकि नीतीश के साथ थे, अब वो गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो बिहार में एक दूसरे प्रकार का सामाजिक समीकरण बन रहा है। तो हो सकता है वो सब दूसरे कारण हो, लेकिन ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है कि किसी को लिखने के लिए, बोलने के लिए और काल्पनिक कारण बनाकर बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वयं बयान देते हैं। तो पुलिस कैसी कार्रवाई देखने की आवश्यकता है। इसमें बिहार के पत्रकारों को और दिल्ली के भी पत्रकारों को अगर इसमें कुछ सच्चाई नहीं है तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं भी देखूंगा इसमें सच क्या है। तेजस्वी यादव पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई, वो कह रहे हैं मोदी जी की तानाशाही चल रही है। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि तानाशाही चल रही है, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए ऐसा है कि अभी ये तो एक जिसको बोलते हैं इको, एक शब्द बोलो लगातार। पहले ना जब रिकॉर्ड होता था ना, जो बजता था, आपने देखा है कि नहीं देखा है, उस पर एक सुई लगती थी तब उसमें से आवाज निकलती थी ग्रामोफोन पर। तो हम लोग पहले लिखते थे कि इनकी रिकॉर्ड पर अटकी हुई सुइया है, कहीं रिकॉर्ड थोड़ा कट गया, वही सुई अटक गई तो एक ही शब्द बोलता रहता था, वो गाना भी वहीं रुक जाता था। तो वही स्थिति इस समय सब ईडी सीबीआई का दुरुपयोग है। कल न्यायालय में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर कोई सरसरी तौर पर भी देखेगा तो ये तो दिखाई दे रहा है ना कि एक व्यक्ति है जो अपनी जमीन राबड़ी देवी और मीशा भारती के नाम पर रजिस्ट्री कर देता है और उसके 3 परिवार को नौकरी मिल जाती है। कोई जो है दिल्ली की कंपनी आराम से उनको दे देता है, फिर पूरे शेयर उनके हो जाते हैं और उसके परिवार के लोगों को नौकरी मिल जाती है। तो अब ये तो मतलब समझ से परे है ना भाई। 1,02,500 मतलब वर्ग मीटर जमीन, आसानी से 400-500 करोड़ की जमीन आप 40-45 लाख में और मकान ले रहे हैं। तो ये तो दिखता है। वो ईडी क्या साबित करेगा? और ईडी तो वहां आती है जहां नकदी हुआ है। और अडानी के यहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही? सुनो, जितनी नहीं, अडानी पर कोई एफआईआर थोड़े है। देखो यही तो देश में बताया रहा है। अडानी पर अभी किसी भी इन्वेस्टर ने जिसने पैसे दिए हैं किसी ने एफआईआर नहीं किया है। अडानी पर कोई भी बैंक किसी ने एफआईआर नहीं किया कि हमारा पैसा रख लिया है। किसी ने किया है? तो जब किया ही नहीं है तो उसके यहाँ कैसे कोई जाएगा? अडानी पर करना है तो एफआईआर करें ना, सीबीआई में जाके एफआईआर करें। इन लोगों को क्या दिक्कत है? कोर्ट में चले जाएं, एफआईआर करें। तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी इस समय ईडी कर रही है, ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे, 42 याचिकाएं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की जांच सही है, ईडी जांच करेगी। रिजेक्ट हो गए। सीबीआई के खिलाफ सब लोग गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं। ज्यादातर इस समय के जो मामले हैं ना, इस सरकार में दायर नहीं हुए हैं। मनीष सिसोदिया पर इस सरकार में दायर हुआ है। बाकी जितने मामले इस समय चल रहे हैं ना, वो सब यूपीए शासन काल के हैं, आज के मामले नहीं है। ये गलतफहमी नहीं पैदा की जाए। लोगों के मन में ये भी भ्रम है कि जेपीसी की जांच क्यों नहीं हो रही। नहीं, अब आपके पास ऐसा है, अब जेपीसी पर ये सरकार मंतव्य। मेरा अपना मानना है कि जेपीसी वहीं हो सकता है जहां सरकार पर सीधे किसी भ्रष्टाचार का आरोप है। जो अडानी मुद्दे पर हिंडनबर्ग ने सरकार का कहीं नाम तो लिया नहीं है। उस पूरी रिपोर्ट में कहीं मोदी की चर्चा है ही नहीं। वो तो केवल ये कह रहा है कि ये कंपनी जानबूझ के, इसकी औकात कम है, इसके पास पैसे कम है, अपने को ज़्यादा दिखाती है और सेल कंपनी बना के दूसरे देश में और यहाँ शेयर खरीद के अपना बाजार बढ़ाती है। वो तो ये कह रहा है ना, उसमें सरकार का तो कहीं नाम लिया नहीं। अब ये तो बिना पढ़े हुए आवाज़ उठाना है। तो जब सरकार की कहीं चर्चा ही नहीं होती है, जेपीसी तो तभी गठित होगा ना तो कहीं ना कहीं से ये हो कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। पहले तो अडानी का भ्रष्टाचार हुआ है, बैंकों ने, अभी सेबी जांच कर रही है, शेयर बाजार ने कहा नहीं है कि इसने भ्रष्टाचार किया है, ये केवल एक अमेरिकी कंपनी ने कहा है। तो उसमें अभी वो चीज़ें अभी आई नहीं है कि जेपीसी का गठन। दूसरा ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी है, जांच कर रहा है, शेयर मार्केट की सेबी जांच कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास होना चाहिए। असल में हमारे देश में समस्या है कि विपक्ष परिश्रम करके मोदी सरकार के विरुद्ध कोई मामला ले नहीं रहा है। तो अगर कोई एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया उस पर बोल दो, कभी जॉर्ज सोरोस का कोई वक्तव्य आ जाएगा, कभी उस पर रोक दो, कभी कोई
एक नाचने गाने वाली जो है मियाँ खलीफा कुछ बोल दे तो उस पर देश में हंगामा कर दो। तो हमारे देश में इसी प्रकार से विपक्ष की राजनीति चल रही है और विपक्ष इसमें अपना तो जो करता है, लेकिन बहुत बढ़िया नरेंद्र मोदी बीजेपी का सपोर्ट बेस आधार जरूर बढ़ा दे रहा है लोकप्रियता। और जिस ढंग से विपक्ष चल रहा है, मुझे लगता है 2014 और 2019 से भी कहीं विपक्ष ही जानबूझ के ये भाजपा को 2019 से बेहतर स्थिति में 2024 में न ला दे। धन्यवाद सर।